मेजबान बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग कहेंगे सुबह सवेरे। इतना प्यारा सा भड़कता हुआ कलर पहना हुआ है। हाँ, मैं सोच और एनर्जी भी बहुत है। मना रहे हैं लग रहा है। नहीं, अब थोड़ा सा देखें, उस टाइम पीरियड से आप निकले तो एटलीस्ट मैंने कहा आज मैं बात करूं। तो आज ये कलर पहना और इस कलर को पहनने का मकसद ये था कि भाई खुशियां होनी चाहिए, रंग बिखेरने चाहिए। आप बिखेरने, और पंजाब के अंदर ऐसे ही कुछ हुआ है और बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं। ये बात क्या दुरुस्त है? मैंने सुना है कि जो यहाँ पर भी कहा गया है कि सिंध में, कराची में भी इस तरह की कोई मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि हम जो है वो बसंत मनाएंगे। बिल्कुल मनाएं, आप खादिम आपकी खिदमत में हाजिर है, कुछ कहना चाहता है आप बसंत मनाएं। आप अच्छा, चिड़ियाघर का बड़ा अच्छा इफ्तिताह हुआ। अच्छा। बड़ा कलरफुल वो इवेंट था। और फिर जो हमारे कंडीशन बच्चे होते हैं ना, जिनके साथ कोई कंडीशन होती है, तो उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है वो चिड़ियाघर, और उनको कोई टिकट नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छा एक कदम है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, कराची के इन्फ्लुएंसर्स और कराची के जो ब्लॉगर्स हैं, वो कह रहे हैं भाई बसंत हमारे पास भी होनी चाहिए। ठीक है, बसंत मनाएं, लेकिन आप ये बसंत बताएं कि इतनी खुदी हुई सड़कें हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, वहाँ पे कैसे बसंत मनाएंगे? यहाँ पर तो पहले ही ज़ाहिर सब नाले और जितनी भी सड़कें मुंह खोले खड़ी हैं इसी इंतजार में कि आओ भाई। जाहिर है हर कोई पतंग यूनिवर्सिटी रोड वाले कैसे बसंत मनाएंगे ये बताएं। बिल्कुल भी नहीं मना। बल्कि कल 3 हट्टी पे हमारे ऑडियो इंजीनियर बता रहे थे कि 3 हट्टी के ऊपर जो बुरा हाल हुआ था, तो वो 3 हट्टी वाले कैसे मनाएंगे? बिल्कुल। फिर उसके बाद तो बहुत रास्ते ब्लॉक हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो कुछ कारपेटिंग हो रही है रोड की। ये भी बहुत अच्छा है भाई के शुक्र कुछ ना कुछ। बल्कि अभी तो मैंने सिंधी मुस्लिम पे भी देखा, वहाँ भी खुदाई शुरू हो गई है। ये मुझे लगता है कि सोना वोना यहाँ से दरियाफ्त होने वाला है और खुदाई करके कुछ निकालेंगे, या क्या पता कोई डायनासोर की हड्डियां निकालें। हाँ, बस या कोई इंडस सिविलाइजेशन ही निकल सकती है यहाँ की सड़कों से। तो सोना वोना तो खैर आप भूल जाएं। खैर, जोक्स अपार्ट, देखिए बैड गवर्नेंस के ऊपर और गुड गवर्नेंस के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, मरियम नवाज इस वक्त तमाम सूबों से ज्यादा बेहतर तरीके से चल रही हैं। और अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जो कि खुद भी हुकूमत में है, तो मुराद अली शाह साहब वो कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज नहीं कर पा रहे हैं जो कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है पीपल्स पार्टी में। पीपल्स पार्टी इज वन ऑफ दोज पार्टीज इन दिस कंट्री। मतलब वो कॉम्पीट ही नहीं कर रहे ना, वो खामोशी से बैठे हुए हैं कि बस सही है जो हो रहा है उन्हें। पीपल्स पार्टी के पास एक अच्छी जो स्किल है वो है सिफारती ताल्लुकात अच्छे बनाने में। ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो भी आ जाता है इनके पास से। वर्ल्ड बैंक आ गया, सिंध बैंक, जो एशियन बैंक है वो आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप डिप्लॉय कैसे करेंगे, आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आपको एक प्लान चाहिए होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बड़ा यंग टैलेंट है, एक बड़े यंग पॉलिटिशियन है, बड़े एनर्जेटिक हैं। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है, सिर्फ दरख्वास्त ये है, जिस तरह से लाहौर से इनिशिएट किया मरीम नवाज ने, लाहौर को इकोनॉमिक हब बनाने की तैयारियां कर ली गई हैं, लाहौर को सुधार दिया है, साफ कर दिया गया है। छोटी मोटी गफलतें हैं वहां पर अभी भी जिसके ऊपर सरजनिश होती है। आप कराची को मॉडल बनाएं, ये ना सोचें कि कोई दूसरी सियासी जमात आके जो है ना वो सूबे का नारा लगा देगी, या फिर कोई तीसरी सियासी जमात आकर ये कह देगी कि ये सूबा तो, ये जो शहर है ये हम ओन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि मैंने देखा कि मरियम नवाज ने जब ये वहाँ पर भी गटर में गिरकर जो जाँ बहक हुई थी एक खातून और बच्चा उनका, तो उसके लिए जो उन्होंने एक्शन लिया और जिस तरह से उन्होंने बात की, उस मसले को उठाया, हाईलाइट किया और इतने लोगों की इसमें सरजनिश की, तो वो भी बहुत कमाल है भाई। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो कैमरे के सामने बिठाकर आपने जो है सरजनिश की और सबके सामने कर दिया। रिस्पांसिबिलिटी ली है, सबके सामने हुई है जो भी हुई है। हाँ, और ये एक ही वाकया हुआ लेकिन उसकी रिस्पांसिबिलिटी ली है। और ये बात माननी पड़ेगी कि वहाँ पर इस तरह के वाकयात नहीं होते, लेकिन अगर जो एक वाकया है उसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेके कंपनसेट किया गया है। तो यही कुछ यहाँ पर भी अगर होता है तो बहुत जल्दी वाकया भूल जाके फिर दोबारा कोई हादसा लेकिन देखिए, मरीम नवाज साहिबा से हजारों इख्तिलाफात सही, तमाम चीज़ें सही, लेकिन मुझे एक शख्स ऐसा याद है जिसने कोयटा में रखी हुई लाशों के ऊपर बात की थी कि जब तक तुम लोग नहीं दफनाओगे तब तक मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, और ब्लैकमेल नहीं होऊंगा मैं किसी से, और मैं नहीं आऊँगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। इस तरह का कोई ऐसा जो है ना वो जुमला सामने नहीं आया। लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिबेट हो सकती है इसके ऊपर। लेकिन सवाल ये कि आज हम बात करें जरा गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की, तो मरीम नवाज इज ऑन पॉइंट। कल रात की बात है, दोबारा मैंने सुना है बोल्टन मार्केट में भी आग लगी है। आग लगने के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं सिंध हुकूमत के जो डिपार्टमेंट्स है ना, और हो सकता है कि हम जुमे के रोज सेफ्टी के ऊपर भी प्रोग्राम करें
और हम बताएंगे आपको कि सेफ्टी कैसे होती है, आपकी अपनी सेफ्टी कितनी जरूरी है और क्या क्या चीजें आपको अपनी बिल्डिंग्स में, अपने ऑफिस में, अपने घरों में रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आज अच्छी बातें आज लाई हैं, अच्छी बात आप बिल्कुल अच्छी बात डॉक्टर अफशीन अच्छी बात कहने जा रही हैं, बता दें। चलें आज की अच्छी बात आपको बताएं कि कहते हैं कि किसी भी मुआशरे में लोगों में इत्तेहाद होना, जो यूनिटी है वो जो है ना उसका होना तरक्की की ज़मानत होती है। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि कौमी इत्तेहाद किसी भी कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली की बुनियाद होता है। जब एक मुल्क के लोग आपस में इत्तेफाक, भाईचारे और बाहिमी एहतराम के साथ रहते हैं ना, तो वो हर तरह के चैलेंजेस से निमट लेते हैं। तो कौमें उसी वक्त मजबूत बनती हैं जब उनके अफराद जो हैं वो ज़ाती इख्तलाफात, रंजिशें भुलाकर कौमी मफाद को तरजीह दें। आपने देखा ना जब हमारे यहाँ ये मार्क हक हमने जीता तो उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब एक पेज पर आ गई थी। तो वो इत्तेहाद हमें चाहिए कि हमारे आपस में ही इंटरनल अगर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने होंगे, इंटरनल पॉलिटिकल पार्टी राइवलरीज इतनी होंगी, तो फिर हम एक मुल्क की सतह पर, एक कौम की सतह पर कैसे उभरेंगे। तो कौमी इत्तेहाद हमें एक दूसरे के करीब लाता है और ये एहसास दिलाता है कि हम सब एक ही कौम का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और इत्तेहाद की बदौलत माशरे के अंदर सबसे पहले तो अमन कायम हो जाता है। जब इत्तेहाद होता है तो लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। मुश्किल हालात में, कुदरती आफात में, कौमी बहरान में मुत्तहिद कौम ही कामयाबी हासिल करती है। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि हमारी कौम में ना ये इत्तेहाद है। जब भी कोई बहरान आता है, आफत आती है, सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ देने वाली कौम यही निकल कर सामने आती है। टोल प्लाजा की भी मैं अगर बात करूँ ना, इस बड़े सानिए के अंदर जो अतराफ की बिल्डिंग्स थी, जो लोग थे वो अपने घरों से निकल आए थे, चादरें कंबल लेके। कोई आंटी हैं तो वो चाय बनाकर लेकर आ रही हैं। ये एक कौम की निशानी होती है कि आप कौम जब होते हैं ना, तो आप अपनों की किसी भी ज़बान बोलने वाले शख्स को हो, लेकिन अगर वो आप कौम है ना, तो वो आप फिर उसकी खिदमत करते नज़र आते हैं, उसकी जो है वो दादरसी करते नज़र आते हैं, उसकी जो है वो आप बाजू बनते नज़र आते हैं अगर वो टूट गया है तो। इसी तरह तारीख़ हमें बताती है जिस कौम ने इत्तेहाद का दामन थामा है ना, वो तरक्की की राह हमेशा उसके लिए हमवार हुई है। इत्तेहाद न सिर्फ मुल्क को अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर आज आप देखें ना, हमारी मिलिट्री और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक पेज पर होती है। तो आप ये देखें कि दुनिया भर में किस नज़र से आज पाकिस्तान को देखा जा रहा है। मतलब अगर ये दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं देखा मैंने 30 सालों के अंदर कि इतने ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हो कि हर जगह इज्जत मिल रही है। कहीं एक तो हमारे अकेले नहीं, एक तो जेंसी ने पहली दफ़ा देखा कि पाकिस्तान ने जो है ना जंग जीती है इंडिया से, और बाकायदा जंग हुई, सबने देखा और लाइव कवरेज की। हम लोग सारा वक्त ट्रांसमिशन में थे, पूरा सिचुएशन रूम बनाया गया था, सिचुएशन रूम हर चैनल पे आप लोगों को कवरेज करके दिखाया। तो जेंसी ने पहली दफ़ा देखा कि भाई हमारी कौम ने, हमारे पाक आर्मी ने, हमारी हुकूमत ने ये जंग जीती है। और अब वही उस मार्के हक के बाद किस तरह से हमारे मुल्क में कितने ही ममालिक के अभी तक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो विज़िट कर चुके हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, ट्रेड बायलैटरल टर्म्स पे भी बात हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है एक मुल्क की सतह पर। बिल्कुल कौमी इत्तेहाद रखें, किसी एक फ़र्द की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक तबके की, किसी एक कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी कौम की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से इत्तेहाद को आगे रख सकते हैं। हर शहरी को चाहिए कि इत्तेहाद, बर्दाश्त और भाईचारे को फरोग दे। ये भाईचारा वो भाईचारा नहीं है जो अगले महीने आप सुनेंगे 2 महीने बाद, भाई जरा चारा देना क्योंकि वो बकरा ईद का सीजन आ जाएगा। ये वो भाईचारा नहीं है, ये भाईचारा है, भाईचारगी। लेकिन वही ना, अभी आप बकरा ईद की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी रमज़ान शुरू होती है, आप देखिएगा प्राइस हाइक कितना होती है। यानी कि आप वही चीज़ इतनी महंगी करके बेच रहे होंगे अपनी ही मुसलमान कौम को। ये बाहर ममालिक में आप देखें ऐसा नहीं होता, वो तो सेल लगाते हैं, वो तो और ज़्यादा आसानी करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग और मुश्किल करते हैं। फिर आप ही लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क, हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद नहीं सोच रहे होते, अपने ही आपस में भाइयों को काट रहे होते हैं। तो इसीलिए यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, कुछ खबरों की तरफ भी चल लेते हैं, खबरों का आगाज कर लेते हैं। मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को स्टार्ट करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा ले जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मलाकंड डिवीज़न के अंदर अमन व अमान की जिम्मेदारियां केपी पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की और अस्करी और सियासी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ एक समत में आगे बढ़ने पर इत्तेफाक भी किया है। और इजलास के बाद वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने कहा कि अहम फैसले किए गए हैं इसमें, और सूबाई एपेक्स कमेटी के फैसलों को नेशनल एपेक्स कमेटी से कबल यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल, जबकि सियासी और मजहबी जमातों और कबायली मुशरान जो हैं
उनको एतमाद में लिया गया है और लिया जाएगा भी। आगे भी बताया गया, वज़ीर इत्तलात शफी जान ने मईशत और अमन व अमान से मुताल्लिक फैसलों की तस्दीक की है और कहा है कि हालात बेहतर होते ही सर्विसेज सिविल इंतज़ामिया के हवाले की जाएंगी, जबकि मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने NFC के वाजिबात की अदायगी को माली मसाइल के हल के लिए अहम करार दिया, जो कि सिंध में भी आवाज़ आती है और पंजाब में भी आवाज़ आती है, NFC देन PFC। और कहा गया कि ज़म अजला के लिए वसाइल नाकाफ़ी होने की निशानदेही जो की है उन्होंने कि आइंदा माली साल के हल के लिए तजावीज़ दे दी गई हैं। वफाक और सूबा मिलकर मुतासिरा इलाकों के माली नुकसानात का इजाला भी करेंगे। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जानिब और बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो कि गज़ा पीस बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। और गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का ये जो पहला इजलास है 19 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें गज़ा पीस बोर्ड में शामिल तमाम ममालिक की शिरकत मुतवक्के है। उसमें आपको पता है एक सालिस हमारे मुल्क को भी शिरकत की दावत दी है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म दौरा जर्मनी मुकम्मल करने के बाद वहीं से वाशिंगटन रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही ज़राए कुछ बता रहे हैं कि गज़ा पीस बोर्ड में शामिल तमाम मुस्लिम ममालिक इजलास में एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएंगे और इजलास के दौरान गज़ा की मौजूदा जो सूरत हाल है और जो अमन इस्तेहकाम है उससे मुताल्लिक़ कुछ इक़दामात लेने के लिए लाएअमल तैयार किया जाएगा। और माजी में भी हमने देखा था कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो यकजा हुए थे गज़ा के लिए, अब पीस बोर्ड बनाया गया है और बोर्ड ऑफ पीस। तो अब इसके ऊपर देखना है कि अब पहले इजलास के अंदर किन चीज़ों को सामने रखा जाता है, ट्रंप साहब किन चीज़ों पर गौर करते हैं, कॉलोनाइजेशन की तरफ जाता है मामला, उनको किस हद तक के वो काम करने देता है, ये भी तो है ना कि असल चीज़ तो वो रोड़े अटका रहा है। तो देखना यह है कि सब मिलकर एक जो मुश्तरका इजलास हो रहा है, जो मुश्तरका इनके वो सामने आएंगे, टर्म्स ऑफ कंडीशन सामने आएंगे, तो वो उसमें किस हद तक गज़ा को फ़ायदा पहुंचेगा। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ज़रा मुस्लिम लीग नून के सदर के हवाले से बात कर लें। सदर नवाज शरीफ और उनकी जो बेटी हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात को सराहा है। और आपको पता है वो स्पेशली उन्होंने मरीम नवाज़ की तारीफ़ की, जिसमें उनके जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको लायक तहसीन कहा। इस मौके पर जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उन्होंने लाहौर में बसंत का जो त्यौहार मनाया है ना, उस पर ख़ास तौर से मरियम नवाज़ को बहुत सराहा। और मुलाकात में जो उनके बायलैटरल टर्म्स हैं, इलाक़ाई इस्तेहकाम है को फ़रोग़ के इम्कानात हैं, उन पर भी बातचीत हुई। तो वो बाकायदा आई और उन्होंने यहाँ पर इस हुकूमत की और इनके कामों की तारीफ़ की। भाई मरियम नवाज़ के बारे में तो आप देखें ना कि बड़ा सब्र किया, बड़ा सहा, वोट को इज्जत दो का जो एक स्लोगन था ना, वो आज मुझे पंजाब के अंदर नज़र आ रहा है कि पंजाब में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो एटलीस्ट वोट को इज्जत दिलवा रही है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इनसे ही पहले जो वजीर आला थे आज उनको कोई जानता तक नहीं है, आज उनके कोई तस्करे नहीं हो रहे। मैंने इस मौके पर जब ये बसंत का त्यौहार हो रहा था, इस मौके पर मैंने इतने इन्फ्लुएंसर्स को, बल्कि जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं भी थे ना, आम जो जेनजी थी, वो उठ के वीडियो बना रही थी और मरियम नवाज़ की तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी कि आप हमारा वोट आप ही कहें। मतलब इतने वोट उनको उस बसंत की वजह से पहले ही पड़ गए। तो अब ये देखना होगा आगे आने वाले वक्तों में तो बस यही छाए होंगे। बहुत टफ कंपटीशन है। तो और अगर इस टफ कंपटीशन को मरियम नवाज कल को आगे बढ़ाती है ना, मतलब एक सीट आगे, एक स्टेप आगे रखने की कोशिश करती है, यू नो व्हाट आई मीन, सीएम शिप से अगर पीएम शिप की तरफ जाती है। मैंने देखा कि मरियम नवाज जो है, जैसे ये बसंत का कामयाब त्यौहार इन्होंने मुनाकिद किया, उसके फ़ौरन बाद फिर उन्होंने AI को निसाब में शामिल करने के लिए बाकायदा यूथ से बात की और बहुत सारे नए इक़दाम सामने आए। मतलब वो उन्होंने जब देखा कि उनको सराहा जा रहा है तो उन्होंने ये नहीं कि उसी पे खुश हो गई, बल्कि आगे भी बहुत नए इक़दाम किए जा रहे हैं। अच्छा आपने स्टेप जो है वो ये जुमला बोला, पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है ना, ये जो वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम है ये बड़ा एक्टिवली चल रहा है। सिंध के अंदर भी इसकी जो नुमाइंदगान है और पंजाब के अंदर भी जो इसके नुमाइंदगान है वो बड़ा एक्टिवली लेके चल रहे हैं। KPK इस्लामाबाद, गिलगित और फिर आपके बलूचिस्तान, यहाँ पे भी बड़ा एक्टिवली चल रहे हैं यूथ प्रोग्राम, क्योंकि एक सियासी जमात ने यूथ को टारगेट किया कि हम इसका वोट लेंगे। अब ये यूथ को ही प्रोवाइड कर रहे हैं चीज़ें, तो यूथ को अगर आप प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट आपके लिए
अगली सीट तो पक्की हो जाएगी। इंशाल्लाह। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें और जो एक ज़बरदस्त सी बात बताने जा रहे हैं वो है हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से। ओहो, जिन्होंने जनूबी कमान में एक्सरसाइज गोल्डन ईगल का कामयाब इनकाद किया है और ये एक्सरसाइज गोल्डन ईगल के ज़रिए जंगी तैयारी जो है ना उसकी ऑपरेशनल सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया है और पाक फ़िज़ाइया की जो मुकम्मल जंगी क़ुव्वत का हम आहंग इस्तेमाल एक्सरसाइज का हिस्सा है गोल्डन ईगल। उसमें AI पर मबनी नेट सेंट्रिक ऑपरेशंस पर खुसूसी तवज्जो का वो मरकज़ बना रहा क्योंकि मुकामी स्मार्ट और डिस्क्रिप्टिव जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका अमली इस्तेमाल किया गया और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के तहत मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और साइबर स्पेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस ने शमूलियत की। क्या तो बात है भाई। और ये जो शाहीन है इन्होंने बड़ा अच्छा इनेकाद कर दिया है। फर्स्ट शूट फर्स्ट किल सलाहियत रखने वाले जदीद जंगी तैयारों ने शिरकत की है, जबकि तवील फासले तक मार कर जो है वो करने वाले BVR मिसाइल्स का भी अमली मुजाहिरा किया है। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त इनकी एक्सरसाइज थी जिसको कहते हैं ना कि पहले बताते थे सिमुलेशन एक्सरसाइज, इस तरह की एक्सरसाइजेस थी। इसमें इन्होंने बहुत ज़बरदस्त अमली मुजाहिरे किए हैं अपने तमाम ये जो नए इन्होंने टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स का अमली मुजाहिरा किया है। ज़बरदस्त उन्होंने एक्सरसाइज करके काफ़ी सालों पहले एक मुजाहिरा ये किया गया था एयर फ्यूलिंग का ना, कि आपके अगर एयर जेट के अंदर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो आप किस तरह से उसको एयर फ्यूल कर सकते हैं। वो मुजाहिरा बड़ा ज़बरदस्त किया था। अब ये मुजाहिरा है तो मुझे लगता है कि हमारे पास बैठते हैं बड़े अच्छे हमारे एनालिस्ट हैं खालिद चिश्ती साहब, एयर कमोडो रिटायर्ड। उनसे सवाल किया किसी ने कि पिछली जंग हमने ऐसे जीती वैसे जीती ये जीती, उन्होंने कहा रुक जाए आप, अच्छा हमने अगली जंग की भी तैयारी कर रखी है, आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मतलब सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है, यू जस्ट टैप इट। और फिर उसके बाद जो आपके साथ होना है तो आप इसलिए बेटर है कि इलेक्शन आए तो इलेक्शन पे गौर करें, हाँ, अपने मुल्क के अंदर ना कि इधर तकरीबी कार्रवाइयाँ करें। तो आगे बढ़ के आपको एक बुरी खबर बताने जा रहे हैं और ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए खित्ते में एक और बहरी बेड़ा तैनात करने से खबरदार कर दिया। वही आपकी बात है ना, आप जो बता रहे थे कि इसराइल कुछ खुश नहीं है इस चीज़ पर, तो अब वो उसको खुश करने के लिए मेरे ख्याल में ये दोबारा से ये होना है ये तो बिल्कुल आई टोल्ड यू ना कि ये हुआ क्या था। एप्स्टीन फाइल जो थी वो कैसे मंजर आम पर आ गई। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के अंदर सदर ट्रंप ने कह दिया है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं दूसरा दौरा आइंदा हफ्ते में मुतवक्का है। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि इसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है। अच्छा, और इसीलिए वो हमसे मुआहिदा करना चाहता है। ट्रंप ने जून में ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले का हवाला देते हुए कहा था कि माजी में ईरान ने बातचीत को संजीदगी से नहीं लिया था और खुद पर हद से ज्यादा एतमाद का मुजाहिरा किया, जिसके बाद उन्होंने नताइज का सामना किया। ताहम इस बार मुज़ाकरात बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के होंगे। अच्छा, यानी कि पहले जो मुज़ाकरात हो गए वो अच्छे खासे तय पा गए, अब जो है उसमें दोबारा मिर्च मसाला लगाकर इस खबर को पेश किया जा रहा है ताकि जो है फिर ईरान एग्रीवेट हो और फिर ये अपना कुछ वायलेट करे चीज़ें। देखिए, ईरान का बयान सामने आ चुका है। अब्बास इराक़ी साहब की अगर बात कर लूँ मैं, या फिर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की बात कर लूँ मैं, आप देख रहे हैं ना कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है तमाम चीज़ों का। ठीक है, उनके अपने अंदर एक इजरायली एजेंट को भेजा गया, फिर उसके साथ वो सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि कैसा विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स किस तरह का कमबैक हुआ, कैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स भेजे गए। कि ईरान के अंदर कितनी डिस्टेबलाइजेशन हुई और इतनी इंस्टेबिलिटी के बावजूद ईरान ने कमबैक किया। मतलब वहाँ पर जो भी करेंसी डिवैल्यूएशन का मसला हुआ, वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए, बल्कि वो दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन ईरान ने इन सब पर काबू पाते हुए आगे मुज़ाकरात भी करें, आपसे सब कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप फिर उसको धमकी देंगे, फिर दूसरी दफ़ा मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दोबारा बहरी बेड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो फिर तो आप जंग ही चाह रहे हैं। अमरीकी सदर की मजबूरी है, उन्हें करना पड़ता है जो उन्हें कहा जाता है। बहरहाल अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मशरिक़ वस्ता के अंदर फौजी कार्रवाई की तैयारी के लिए एक बहरी बेड़ा तैनात कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा तय ना पाया तो अमरीका को इंतहाई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो इन कमिंग डेज खुदा न खास्ता वी आर गोइंग टू विटनेस अनदर वॉर, अगर इस तरह की ही बात होती रही सदर ट्रंप की जानिब से, तो लेट्स सी, अल्लाह करे आगे सब खैर हो, लेकिन होता दिखाई नहीं दे रहा।
नेक्स्ट टॉप स्टोरी की जाने बढ़ेंगे। बताएं, ब्रिटिश कोलंबिया के दूर दराज कस्बे में होने वाली फायरिंग की वारदात ने खौफ फैलाया, जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हुए और इसमें मुश्तबा हमला भी था, ये पुलिस ने तस्दीक किया। जी, पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि खूनरेज वाक़या एक स्कूल और घर में पेश आया है कोलंबिया के अंदर, और फायरिंग का जो वाक़या है उसके अंदर 6 अफराद स्कूल के अंदर मुर्दा पाए गए हैं, जबकि एक अस्पताल जाते हुए दम तोड़ चुका है और 2 मजीद अफराद रिहाइशगाह से बरामद हुए हैं। पुलिस ऑफिशियल्स ये बता चुकी हैं कि मुश्तबा फायरिंग करने वाला शख्स भी स्कूल के अंदर खुद साख्ता जख्मों की वजह से मुर्दा पाया गया, जबकि वाक़े के अंदर 25 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अच्छा, ये बहुत अजीब सी बात है कि पुलिस ने जो मुकामी कम्युनिटी को ख़बरदार करते हुए कहा है कि मज़ीद कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, लेकिन जो तहकीकात है ना उसके मुताबिक ये छोटा सा कस्बा है, इसमें इस तरह की चीज़ होना बहुत रेयर बात है, लेकिन महज चंद हज़ार के अफराद की आबादी पर ये मुश्तमिल है जगह। और मीडिया के मुताबिक मुकामी जो रहायशी हैं वो ज़ाहिर है बहुत सदमे में है इस टाइम। तो ये तो थी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के मैदान से, और आपको बताया ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरी जीत अपने नाम की है और पाकिस्तान ने बासानी अमेरिका को शिकस्त देकर पिछली हार का बदला ले लिया है। पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है, ये मुझे लगता है ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये दिलों के डॉक्टर हैं। ऐसा हार्ट अटैक देते 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 एंजाइना अटैक देते 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 एकदम जो है ना वो वेंटिलेटर पे पहुंचाते हुए एकदम ECG सही कर देते हैं। तो अमेरिका को 32 रन से शिकस्त दे दी है। 192 रन के हदफ के ताक़ुब के अंदर अमेरिकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स के अंदर 158 रन बना सकी है। बिल्कुल, और ग्रीन शर्ट्स की जानिब से उस्मान तारिक ने 27 रन देकर, शादाब खान ने 26 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान ने अमेरिका को जीत के लिए 191 रन का हदफ दिया। तो ये तो अच्छी खबर हो गई भाई। जबकि बाबर आजम है, उन्होंने 40, साइम अयूब ने 19 रन बनाए। इसके अलावा शादाब खान ने 12 गेंदों पर 30 रन की इनिंग खेली। तो जो अपना ये कौमी टीम का इवेंट था, उसने अपना तीसरा मैच 15 फरवरी को अब भारत से खेलना है। तो बिल्कुल ऐसे ही भारत के खिलाफ खेलेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो साहबजादा फरहान है ना, ये बड़ा एक्टिव नजर आए। अच्छा। और इनको बड़ा शायकीन ने पसंद किया, क्योंकि साहबजादा फरहान एक तरफ थे और दूसरी तरफ क्रीज के ऊपर बाबर आजम थे। तो लोगों के ये स्टेटस नजर आए कि बोलते हुए कि भाई हमारी किस्मत ये है कि फ्री हिट भी बाबर को मिल रही है। बहरहाल बाबर टिके रहे, लेकिन साहबजादा अच्छा बाबर की 50 का सब इंतजार करते रहे, जबकि बाबर ने 46 रन जो है वो बनाए, जैसा आपने बताया। जबकि साहबजादा फरहान ने अमरीकी बॉलर्स पर खूब लाठी चार्ज किया, मतलब 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 41 गेंदों के ऊपर 73 रन बनाए। ये सबसे ज्यादा जो है ना वो रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए इस मैच के अंदर। और फिर इसके बाद बाबर आजम थे, फिर उसके बाद दीगर जो लोग थे। तो साहबजादा फरहान इज वन ऑफ दोज इमर्जिंग टैलेंट कि अब ये पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि होता ये है कि जब कोई परफॉर्म करता है ना तो उसको अगले मैच के लिए बिठा दिया जाता है ये सोचकर कि इसको बिठाएंगे ये अच्छे मैच में जाकर ये खेलेगा। नहीं, आपका वो खिलाड़ी हर मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये पॉलिसी ऐसे बनाएं, ऐसी फिटनेस आप तैयार करवाएं लड़कों की कि आपको किसी को बिठाना ना पड़े। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप चलता रहने दें। बिल्कुल होता है ना, घर के अंदर एक बल्ब होता है पुराने जमाने का लगा होता है, लेकिन वो लगा होता है जल रहा होता है, आप चेंज नहीं करते हैं, आप ऐसे ही करें। बहरहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मुज़ाकरात की बड़ी कामयाबी करार दिया है और कहा है कि भाई अब ये कामयाबी है कि पाकिस्तान खेल रहा है मैच। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पर तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से टेकअप किया गया है, लेकिन जो इंडियन मीडिया है ना वो इस वक्त भी चीख कर कह रहा होगा कि हमने पाकिस्तान को प्रेशराइज कर दिया, पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तान ये, मतलब उनका इंडियन मीडिया वही अभी भी बॉलीवुड से नहीं निकला है, तो वो उसी तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर यह है कि हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश के जो मुतालबात हैं वो उनका दिफा करते हुए बहुत अच्छी तरह से पाकिस्तान, मतलब ये नहीं कि वो सरिया है कोई तो फिर हमने कहा चलो अब हम डट गए अपने स्टेटमेंट पर, हमने फिर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए भारत से मैच खेलना का वादा कर लिया है। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के मैच से मुतालिक जो भी गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे पर BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है और मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि ICC के नुमाइंदों के मुज़ाकरात के नतीजे से खुश हैं और क्रिकेट की अहमियत को तरजीह दी गई है। भाई बाहमी रजामंदी से फैसला हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मुज़ाकरात को ICC के चेयरमैन ने सुपरवाइज किया। ICC के नुमाइंदे PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बातचीत के लिए लाहौर गए, मसला हल हो गया
और अब जो है वो BCCI नायब सदर ने कहा कि मसले के हल के लिए ICC ने इंतजाम किए। 15 फरवरी को मैच का इनेकाद होना एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान खेलेगा और ये वर्ल्ड कप कामयाबी की मिसाल बनेगा। ये सबके लिए विन विन पोजीशन है, मैच होगा और वर्ल्ड कप एक कामयाब इवेंट होगा। अच्छा, ये तो इन्होंने कह दिया राजीव शुक्ला ने। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी, हमारा कोई जाती मकसद नहीं था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तमाम बुतों को तोड़ दिया, ICC के साथ होने वाले तमाम मुज़ाकरात का कला गमा कर दिया और खोल कर रख दिया तमाम चीज़ें कि हमने बांग्लादेश के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को उठाया, उजागर किया। बांग्लादेश के जो जो मुतालबात थे वो माने गए, बिल्कुल माने गए। यानी कि पहले जो कि बिल्कुल बांग्लादेश को कोई घास ही नहीं डाला था, समझे। तो अब फिर बांग्लादेश से ही जाके बात की होगी, तो फिर बांग्लादेश ने आके पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि भाई आप खेलिए मैच और अब तमाम मामला तय पा गए हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक मुल्क को भी इज़्ज़त मिली और अब आपके मुल्क की भी पजीराई हुई। तो क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें हैं। हमारी टीम के 60% खिलाड़ी के PK से हैं और खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ हम मिलकर काम करें और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सब मिलकर काम करें और हम सब मिलकर दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। लेट्स गो टुवर्ड्स द मौसम अपडेट ऑफ आवर वेदर के कैसा मौसम है, कैसी सूरत हाल है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। काफी टाइम से सुन रही हूँ, यहाँ से तो सर्दी हवाएं चली हैं और इतना खुश मैं। अच्छा, ठंडी ठंडी कूल ब्रीज और हवाएं। और मैं तो टी-शर्ट पहना हुआ था कल रात को, लेकिन मैंने कहा यार ये आखिरी जाते जाते देखिए रमजान भी आ रहा है ना एक हफ्ते के अंदर। मेरे ख्याल में मुझे लगता है अगर बारिश हो गई ना तो फिर से थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा, मतलब मौसम मॉडरेट रहेगा। अच्छा लग रहा है कराची में, ये मौसम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो बस ये है कि अब ये रमजान आ रहे हैं अगले हफ्ते से और फिर अच्छा मौसम हो, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलें और मज़ा आ जाए ना। तो इसी तरह मौसम की जो अपडेट दे रही थी हमारी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की होस्ट, इस्लामाबाद के अंदर मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान है और रात और सुबह के औकात में खुनकी बरकरार रहेगी। भाई गर्मी नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा KPK की बात करें तो वहाँ पर मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पर मौसम तो सिर्फ खुशियों का है लेकिन खुश्क और मौसम के साथ लाहौर के अंदर मौसम खुशगवार और मुतदिल रहने का भी इम्कान। भाई हमें पता है बहुत खुशगवार है लाहौर में मौसम, बहुत खुशगवार है और इस्लामाबाद में भी खुशगवार ही रहता है। ये तो हम पढ़ के आदी हो गए इस खबर के। बाकी बलूचिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर भी सर्दी होता है, मौसम ड्राई रहेगा, खुश रहेगा, सर्द भी कहा गया। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में भी जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा और वादी नीलम में शदीद सर्दी रिकॉर्ड की गई जहाँ दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल ऐसा ही है, यू राइट। और एबटाबाद में जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। मतलब कितना प्यारा मौसम। लेकिन सर्द हवाएं अभी भी एबटाबाद के अंदर अभी तेज हो चुकी हैं जिससे मजीद मौसम सर्द हुआ है। सिंध के बेशतर इलाकों के अंदर मौसम सर्द और खुश रहने का इम्कान नहीं, ये तो गलत खबर है। सिंध में दिन में गर्मी हो जाती है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मॉडरेट है हम आपको बता दें ये सब जो है ना। और कराची में तो दिन में तंदूर बन जाता है कराची और उसके बाद मतलब अभी रात में थोड़ा सा। अभी आप घर से निकलो सुबह जैसी वापसी का टाइम हो और इतनी धूप गर्मी, मतलब सीट सुबह आप ये पहनते हैं, दोपहर में आप टी-शर्ट पे जाते हैं, रात में आप हुडी निकाल लेते हैं। ये अच्छा है। तीनों मौसम। अब लाइफस्टाइल और हेल्थ सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इंसानी सेहत जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। मामूली सी लापरवाही बाज़ औक़ात बीमार, ख़तरनाक और बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकता है। अच्छा, ये अपेंडिक्स का दर्द ऐसा होता है, बचपन में भी हो सकता है, जवानी में भी हो सकता है, बुढ़ापे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता ये अचानक किस तरह से लोगों को होता है, क्योंकि ये अपेंडिक्स आंत का एक छोटा सा थैली नुमा हिस्सा होता है जो पेट के निचले दाएं हिस्से में वाक़ होता है। जब किसी वजह से इस हिस्से में इन्फेक्शन, सूजन या रुकावट पैदा होती है तो ये अपेंडिसाइट्स की बीमारी लाहक हो जाती है, जिसके नतीजे में शदीद पेट दर्द, मतली, कै, बुखार और भूख में कमी जैसी अलामत ज़ाहिर होती हैं। बिल्कुल। इब्तिदा के अंदर अगर बात करें तो दर्द आमतौर पर नाफ के इर्द गिर्द महसूस होता है जो बाद में दाएं जाने मुंतकिल हो जाता है। इस बीमारी की बर वक्त तशख़ीस और इलाज से बचा जा सकता है कि इस बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ताख़ीर की सूरत में अपेंडिक्स फट सकता है जिससे इन्फेक्शन पूरे पेट में फैलने का ये जो खदशा होता है ना, खतरा बढ़ जाता है। तशख़ीस के लिए डॉक्टर मरीज़ का जिस्मानी मुआयना करने के साथ साथ खून के टेस्ट
पेशाब के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन तजवीज़ करने के लिए जो कहते हैं, ताकि बीमारी की शिद्दत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सके। बिल्कुल। और अगर इसकी तस्दीक हो जाए तो मरीज़ के लिए आसानी बहुत हो जाती है। एग्जैक्टली और मुनासिब इलाज फराहम किया जाए तो सब सही हो सकता है। बाज़ हल्के और इब्तिदाई केसेस में एंटीबायोटिक से मामला सही हो सकता है। बहरहाल लेप्रोस्कोपी भी इसमें की जाती है, काफ़ी कुछ होता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज रखें और सेहत और आफियत की ज़िंदगी अता फरमाएं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और केपीके के अंदर हमने आपको सबसे पहले लेकर गए थे, क्योंकि केपीके की खबर हमने आपको बताई थी, तो के ही लेकर जाते हैं। आपने आज तक नाम सुना होगा या नहीं? आपने सुना चकील बांडा? नहीं सुना। आज हम आपको चकील बांडा की सैर कराएंगे। एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है और जोग्राफियाई तौर पर भी बड़ा खूबसूरत है ये मुकाम। इस पर जरा डॉक्यूमेंट्री तो देखें कैसी बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा के दिलकश इलाके चकील बांडा एक ऐसी जगह है जहां फितरत अपनी रंगारंग रानाइयों के साथ जलवागरी करती है। वादी सफात के मरकजी शहर मैंगोरा से महज 77 किलोमीटर की दूरी पर वादी मानकियाल का रास्ता शुरू होता है, जो पुख्ता सड़क से 4x4 गाड़ी के जरिए मुख्तलिफ दर्रों और गटख्वा के दरमियान से गुजरता है। ये रास्ता मानकियाल नदी के किनारे किनारे बहता हुआ आखिरी स्टॉप तक पहुंचता है। तकरीबन 1.5 घंटे की सबर आजमा मगर दिलकश मुसाफत पर मुश्तमिल, जो कुदरत की बेमिसाल तख्लीक का शाहकार पेश करती है। मौसम बहार में चकील की वादी खुद रू फूलों की रंगीन चादर में लिपट जाती है, जैसे जमीन ने आसमान की खूबसूरती की नकाब कुशाई कर दी हो। मानकियाल सीरीज की बुलंद चोटियों पर छाए बादल रोशनी के साथ खेलते हुए मंजर को ख्वाबनुमा बना देते हैं और पहाड़ की बर्फीली चादर से बहने वाला पानी छोटे छोटे नालों की सूरत में नीचे आता है, जो एक मधुर मौसीकी पैदा करता है, जैसे फितरत अपनी धुन बजा रही हो। चकील कैंपिंग के लिए वसी और अरीज मैदान फराहम करता है, जहां सीजन के दौरान मुकामी चरवाहे अपने घरों में क़याम पजीर रहते हैं। लिहाजा सयाहों के लिए खैमे साथ ले जाना लाज़मी। चूँकि इलाके में कोई रेस्टोरेंट या सहूलत दस्तयाब नहीं, खाने पीने की अशिया साथ रखना निहायत जरूरी है। यहाँ की सहरंगेज पहाड़ियाँ 3 घंटे की हाइकिंग के बाद एक जादुई झील खानको तक ले जाती है, जो अल्पाइन चोटियों की गोद में छुपी हुई है और सिर्फ तजुर्बेकार ट्रैकर्स ही वहाँ पहुँच सकते हैं। ये झील अपनी शफाफियत और पहाड़ों के अक्स से ऐसा मंजर पेश करती है कि देखने वाला लम्हे भर में महसूर हो जाता है। चकील बांडा सिर्फ एक मुकाम नहीं बल्कि एक तजुर्बा है, जहाँ कुदरत की मौसीकी, रंगीन फूलों की खुशबू, बहते पानी की सरसराहट और बुलंद पहाड़ों की शान सब एक साथ महसूस होते हैं। ये वो जगह है जो दिल को सुकून देती है, रूह को ताजगी बख्शता है और हर देखने वाले के अंदर हैरत और हैरानगी के एहसास को जगाता है।